नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बागराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रोड में। जैसा कि सभी लोगों को पता है, प्रयागराज से घर आते समय विशाल पांडे की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों। पुलिस प्रशासन ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि विशाल पांडे की हत्या हुई या एक्सीडेंट हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे। पांडे जी, 15 दिन बीतने के बाद भी प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आपके भतीजे की हत्या हुई है या एक्सीडेंट हुआ है। जी, 15 दिन आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बीत रहा है। अब जो घटना वाले दिन आदरणीय कप्तान साहब आए, उन्होंने डेड बॉडी का निरीक्षण किया, गाड़ी का निरीक्षण किया। उसके बाद संतुष्ट होकर के उससे उन्होंने 302 का मुकदमा लिखने का आदेश किया और एक दिन तक डेड बॉडी रखी रहने की वजह से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी किया। 7 लोग नामजद थे और वही 7 लोग नामजद थे जो घटना में थे, जिसको मरते मरते मेरे भतीजे विशाल ने बताया था। और रही बात प्रशासन की, तो अब प्रशासन से निवेदन करता हूं तो कहता है प्रशासन अपना काम कर रहा है, जांच चल रही है, ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन अब ट्रेस करते करते 14 दिन 15 दिन बीत रहे, आश्चर्यजनक है ज़रूर। अब पता नहीं है तो प्रशासन दबाव में है कहीं से या फिर कहाँ से दबाव में है। अब दबाव तो यहाँ आप जानते हैं कि एक ही दबाव यहाँ है। जिनके लोग पहले ही दिन की घटना को संज्ञान में यहाँ की स्थानीय पुलिस ली होती, यहाँ के प्रतिनिधिगण लिए होते और उस पर थोड़ा सा भी मरहम लगाने का काम करते हुए मुझे न्याय दिलाए होते, तो शायद 25 तारीख की घटनाएं नहीं हो पाती और मेरा भतीजा आज जीवित रहता, हम लोगों के साथ रहता। 24 तारीख को जिस तरीके से, जिस निर्दयता के साथ, निर्ममता के साथ मुझ अकेले निहत्थे को दौड़ा करके ब्लॉक में पीटा और बीच बचाव करने आए मेरे बड़े भाई को पीटा, उसके बाद मेरी 85 वर्षीय माँ को पीटा और हद कर दिया उन्होंने। मेरे 23 वर्षीय बेटे को गिरा करके पटक के इस तरीके से मारा कि जिसका वीडियो भी पूरे समाज में वायरल हो रहा है, किसी ने बनाया रहा होगा, आप लोग भी देख सकते हैं वो वीडियो को, जिस निर्दयता के साथ उसको मारा जा रहा है। अगर 2-3 मिनट तक पुलिस और हस्तक्षेप करने नहीं पहुंच जाती तो शायद मार डालते। और उसके बाद बहुत ही आश्चर्यजनक है कि 2 लोग वहां से पुलिस की हिरासत में थाने आते हैं। मात्र 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के भीतर एक ही दल के लोग, यहाँ के स्थानीय नेताजी के लोग पहुँचते हैं और कैसा दबाव बनाते हैं कि मात्र 151 के तहत उनका दोनों का चालान कर दिया जाता है। वो शाम को फिर पूरी लाव लश्कर लेकर के, उसके पहले मेरे घर पे पीएससी लगा दी जाती है। ये एकदम सुनियोजित षड्यंत्र के तहत से सारा खेल हुआ है, जो मुझे धीरे धीरे रहकर प्रतीत हो रहा है कि किन परिस्थितियों में, जैसे पुलिस की मांग मैंने करी 24 तारीख की घटना में, जब वहाँ मुझसे गाली गलौज पैमादा हुए, मारपीट करना शुरू किए, उसी समय मैंने तत्कालीन थानाध्यक्ष अमन दीक्षित को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि प्रधान जी 3 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच रही है। 3 मिनट के बजाय 30 मिनट के बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। तब तक भर में हमारे पूरे परिवार को मार कर लहूलुहान कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ भी पुलिसिया कार्रवाई बिल्कुल शून्य होती है। देर रात वो मुकदमा पंजीकृत करके हमें देते हैं, 392 लगाते हैं। मेरे भाई की मोबाइल छीनी गई थी, उन्हें मारा पीटा गया था। पेशे से वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके बावजूद थोड़ा सा भी संज्ञान स्थानीय थानाध्यक्ष ने लिया होता। अब उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? निश्चित रूप से उनके ऊपर किसी न किसी का दबाव था। किसका दबाव था, क्या जानते हैं आप? और दबाव, अगर जो गाड़ियां अगर खड़ी हो रही हैं, एक दल विशेष का झंडा लगा करके, अगर मान लीजिए यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी आरोपियों के पहुँचने के थाने पहुँचने के 5 मिनट बाद ही पहुँच जा रहे हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं आप? किस दल के? केवल जनसत्ता दल के। जी हाँ। और ये पहुँच रहे हैं। उसके बाद शाम को वो पूरी लाव लश्कर लेकर के फिर अपने घर आरोपी आते हैं, दहाड़ते हुए मेरे दरवाजे के सामने से जाते हैं। सुबह फिर गाड़ियां निकाल करके वो चौराहे की तरफ जाते हैं, ये बताने के लिए, जताने के लिए कल मारे हैं फिर मारेंगे। कई जगह उन्होंने कहा भी एक एक को मारेंगे। उस दिन ब्लॉक परिसर में भी खुला चैलेंज किया कि एक एक को मारेंगे। और उसके बाद अब इतनी ज़्यादा
कहीं ऐसी मानसिकता हमारी थी नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया में फंसे रहे। इसी बीच में प्रयागराज से लौट रहे मेरे भतीजे को कहाँ से कैसे रेकी करी गई, कैसे करके ला करके सुनसान निर्जन जगह पर के उसको धक्का मार करके मोटरसाइकिल से उतरने से पूर्व भी उठा के पटक के लात घूंसा, जूते से, राड से, डंडे से, हाकी से पिटाई करते हैं। पिटाई करके मरणासन्न अवस्था में छोड़ देते हैं। किस तरीके से वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। एम्बुलेंस कर्मी का कुछ बयान चल रहा है, लोगों ने दिखाया, बताया मुझे भी, किसके कहने पर वो पहुंचा, कैसे उसने लादा। वो कह रहा है कि लड़का खड़ा था, बाइक खड़ी थी। अगर लड़का खड़ा था, बाइक खड़ी थी, तो मेरे परिवार को उसको पहले जानकारी देनी रहती। बेटा अगर थोड़ा सा भी सेंस में होता, थोड़ा भी सिस्टम में होता, तो सबसे पहले अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने परिवार को फ़ोन करता कि मुझे ये हादसा हो गया है, ये दिक्कत हो गई है। लेकिन किस तरीके से ले गए, बेटे के मोबाइल पे बार बार उनके पिता कांटेक्ट कर रहे थे। लास्ट में फ़ोन उठाता है एम्बुलेंस कर्मी, बताता है कि हम लोग लाए हॉस्पिटल में। यहाँ से जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि सीने में चोट है, इनको आप चाहे अपनी गाड़ी में ले जाएं, चाहे एम्बुलेंस में ले जाएं। तो चूँकि उस दिन ये भी चल रहा था, नहावन का दौर था, तमाम जाम वगैरह भी थे, तमाम सारी सिस्टम थे, और उन्होंने कोई ऐसी आशंका भी नहीं जताई। अगर मान लीजिए जहाँ तक बात आती है, तमाम आरोपी आरोप लगा रहे हैं तमाम तरीके के अनर्गल की, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, क्या था, कैसा था। तो ये तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर को बताना चाहिए कि भैया विदाउट एम्बुलेंस ऑक्सीजन नहीं ले जाइए आप। हम ऐसे ही चले जाते, हमें तो जल्दी थी। एक मिनट, जब डॉक्टर का बयान आ रहा है कि ऑक्सीजन की लड़के को जरूरत थी, तो क्या आपसे डॉक्टर ने कहा था? जी हाँ, डॉक्टर का बयान है सामने सामने। ये एम्बुलेंस कर्मी केवल कह रहा है, और एम्बुलेंस कर्मी का वीडियो अगर गहनता से जांच कराई जाए, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य आएंगे सामने। रोक करके ये वीडियो बनाई गई है। जिस समय ये वीडियो बनाई गई है, उस समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष उस परिसर में मौजूद था। एक दो और रसूखदार लोग थे, जिनके नाम अभी पता नहीं चले हैं, लेकिन चल जाएंगे वो भी, जिनके दबाव में जो उन्होंने बुलवाया एम्बुलेंस कर्मी ने वही बोला है। हम लोग जब चिकित्सालय पहुंचे थे, तो हम लोगों से डॉक्टर ने सीधे तौर पे कहा था कि भैया आप ले जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, केवल सीने में चोट है इसके, और सीने का चेस्ट स्पेशलिस्ट ही देखेगा इसको, और आप चाहें तो एम्बुलेंस ले जाएं, चाहें तो अपनी गाड़ी में ले जाएं। हमें अपनी गाड़ी में ले जाना बेटर लगा। हम जल्दी से शॉर्टकट रास्ते से भी पहुँच सकते थे। हाईवे पर तमाम तरीके के, उस दिन दूसरे दिन नहावन था, जाम जुम था, तमाम सारी व्यवस्थाएँ, लोग बता रहे थे कि यहाँ जाम लगा है, वहाँ जाम लगा है। हमने शीघ्रता के नाते अपनी गाड़ी में ले जाना उचित समझा। यदि कहीं से भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो डॉक्टर को प्रत्येक दशा में मुझे कहना चाहिए था कि भैया ऑक्सीजन इसको लगा करके। वो बता रहा है, एम्बुलेंस कर्मी के लड़के ने कहा, हाथ दिया, रोका और कहा कि भैया मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हमको ले चलिए। उन्होंने बैठा लिया। पहले आश्चर्यजनक बात यह है कि आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देश दुनिया देखी है, कभी भी कोई एम्बुलेंस कर्मी दिन में किसी के हाथ देने पर नहीं रोकता, रात में कौन रोक देगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मानवीय दृष्टिकोण अगर उसने अपनाया ही, रोक ही दिया, तो जो फ़ोन वो वहाँ पहुँच करके हमें बता रहा है कि हम ऐसा हादसा हो गया है, उसी लड़के के उस फ़ोन से हमें उस समय भी बता सकता था। जब एम्बुलेंस कर्मचारियों ने फ़ोन किया, तो वो उस समय कहाँ पे थे? वो हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल पहुँच गए थे, और उन्होंने नहीं किया। बड़े भाई ने, जब देर हो रही थी तो उन्होंने जब फ़ोन किया, बार बार 2-3 बार फ़ोन कर चुके थे, उनको लगता है उसी समय उसके साथ हादसा हो रहा होगा, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा था। जब ये फ़ोन किए तो एम्बुलेंस कर्मी फ़ोन उठा करके बता रहा है कि आपका बेटा जो है यहाँ है, इनके सीने में चोट लगी है, इनको हम लोग हॉस्पिटल लाए हैं। एम्बुलेंस कर्मियों का दायित्व था, वहाँ से ले चल रहे थे, तभी हमें फ़ोन करना, हमारे परिवार को सूचना देनी चाहिए थी कि हाँ ऐसी स्थिति हो गई है। या लड़का अगर आपको रोकने की स्थिति में था, तो एक बार आप बात भी करा सकते थे जी, कि आप अपने बेटे से बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत गुमराह करने वाली हैं। साथ में उस लड़के के शरीर के एक भी अंग में केवल यही पसली छोड़ करके, ये चीज़ें छोड़ करके और यहाँ छोड़ करके एक भी चोट ना होना आश्चर्यजनक है। हेलमेट नहीं लगाया था लड़का। यदि एक्सीडेंट होता, अगर वो किसी चीज़ से टकराता, लड़ता, गिरता, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खरोच होता, खरोच का निशान होता, शर्ट या पैंट फटी होती, कुछ भी चीज़ें तो ऐसी दिखनी चाहिए थी। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल बाईं तरफ गिरी हुई थी और टूटी हुई दाहिनी तरफ थी। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रशासन की बड़ी चूक है?
निश्चित रूप से अगर जब तक न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है तो प्रशासन की चूक ही मानेंगे हम। चूक तो उसी दिन हो गई थी, 24 तारीख को ही प्रशासन ने बड़ी चूक किया था कि इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के बाद आखिर मैं प्रधान प्रतिनिधि हूं और मेरा रोज का विकासखंड कार्यालय आना जाना था। एक सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से मेरे ऊपर हमला बोला गया और एक पर एक मेरे परिवार के लोग आते गए, उनको घायल किया जाने लगा, तो उसी दिन कम से कम प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था और समुचित कार्यवाही कर दी गई होती तो शायद ये घटना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 25 तारीख की इतने हौसले उनके नहीं बढ़ते और ये हादसा नहीं करते हो। एक सवाल है कि जिस दिन 24 तारीख को ब्लॉक में आपके साथ घटना घटी, उसी रात पीएससी आपके गांव में तैनात हुई और आरोपी पक्ष की महिलाओं का भी बयान हमने सुना है। उनका कहना है कि जब गांव में पीएससी तैनात है और हमारे घर के लोग घर से बाहर निकले ही नहीं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम अकेले नहीं, सैकड़ों लोगों ने देखा है कि शाम को पीएससी के लगने के बाद 24 तारीख को पूरी लाव लश्कर के साथ पुलिस प्रोटेक्शन में वो अपने घर आए हैं और सुबह पुनः वो गाड़ियां लेकर के और बाघराय की तरफ गए हैं। इसको हम नहीं, सैकड़ों लोगों ने देखा है जी। और बाघराय से जब ये गए हैं तो लौटे हैं ये शाम को घटना से ठीक 1 घंटा आधा घंटा पूर्व, और जबकि इनकी गाड़ी की स्पीड सदैव 20, 30, 40 की रहा करती थी, लेकिन जब उस दिन लौट रहे थे तो बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी बाघराय से लेकर यहाँ तक मिल जाएंगे कि इनकी स्पीड 80, 90, 100 की थी। और अगर यहाँ कोई आशंका थी तो सवेरे आप गए, आपसे किसी ने कोई बात नहीं किया, यहीं पीएससी सामने पड़ी है, रात को भी पीएससी यहाँ मौजूद थी, आप उसी तरीके से आराम से जाते। अगर आपने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है तो इतनी तेज भागने की आवश्यकता क्या है आखिर आपको? और जब पता लगता है, जब बेटा बता दिया, उसके बाद बताते बताते वहाँ अस्पताल पहुँचा, एक्सपायर कर गया, जब वहाँ से भाई लोगों ने बताया, यहाँ रोना पिटना मचा, तो निश्चित रूप से आक्रोश था लोगों में। कुछ ना कुछ अपशब्द जरूर इनके परिवार के प्रति निकले कि मार डाले, ये किए वो किए, और इतनी ही देर में सारे लोग छत पर चढ़ करके ईंट पत्थरबाजी हमारे दरवाजे पर करना शुरू किए। सैकड़ों गांव ग्रामीण उस समय यहाँ पर मौजूद थे, वो सारे गवाह हैं। इतना बड़ा दुस्साहस शायद इसके पहले कभी नहीं देखने को मिला था कि एक दिन पूर्व इस तरीके से मार करना, दूसरे दिन बेटे को गिरा करके घेर करके इस तरीके से मारपीट कर हत्या कर देना, और उसके जस्ट बाद जो है मेरे घर पे पथराव करना। ये यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया है? आखिर कौन सी ताकत इनको इतनी बड़ी ताकत दे रही है कि इतना बड़ा इनका मनोबल बढ़ गया? रही बात इनके घर की महिलाओं की, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि एक बेटी को ये वायरल कर रहे हैं इस समय, वो इन आरोपियों के एक भाई की बेटी है, जिसको इन आरोपियों ने घर के अंदर पीट करके उसको लंगड़ा कर दिया हो, पैर से विकलांग हो गया है और घर वालों की मार से विकलांग हो गया है। किसी बाहर के लोगों ने उसको नहीं बोला। एक सब लड़की के पिता को, अच्छा, रज्जन सिंह नाम है उनका, अजय प्रताप सिंह रज्जन सिंह नाम है, और उनकी बेटी है, उसको कैंसर हुआ था। पूरे गांव की संवेदनाएं उसके साथ थी, मेरे परिवार की भी संवेदनाएं उनके साथ थी। इसमें पता लगा कि माननीय विधायक कुंडा जी ने अच्छी खासी आर्थिक सहायता उनको प्रदान करी थी। किन्हीं कारणों बस उस बेटी का पैर काटना पड़ा। ये बहुत दुखद है। बेटी हमारी हो या किसी और की हो, बेटा हमारा हो किसी का और का हो, ये अलग बात है कि वो संवेदना शून्य है, लेकिन हमारा परिवार संवेदना शून्य नहीं रहा कभी। और हम लोगों ने मुक्त कर्ण से प्रशंसा करी थी कि माननीय जी ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो इनकी स्थिति बहुत खराब है, कहाँ से इलाज करा पाते। उस बेटे के लिए इतनी बड़ी स्थिति इनकी होते हुए, सारे संपन्नता होते हुए भी उस परिवार को इन्होंने कभी रोटी खिलाना मुनासिब नहीं समझा, उनकी मदद करना नहीं मुनासिब समझा, और जब खुद पर बनाई तब औरतों से उस बेटी को आगे करके अपनी बेटी बताया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी के परिवार की महिलाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार से बातचीत करते हुए इस घटना की सीबीआई की जांच की मांग की है। आप क्या कहना चाहते हैं? और जनसत्ता दल के कई भी पदाधिकारियों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। देखें वो क्या कर रहे हैं, ये उनका विषय है। मुझे तब तक भरोसा है जब तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है स्थानीय पुलिस अगर मेरी मदद नहीं कर पाएगी, न्याय नहीं कर पाएगी, तो मैं अति शीघ्र अपने परिवार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं। उनके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा
अपनी बात रखूंगा, अपनी पीड़ा रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं सत्ता से संबंधित मेरे जो भतीजे के पिता आदरणीय श्री उमेश पांडे जी, पत्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य भी हैं प्रतापगढ़ जिले के, जिला इकाई के। और मैं सत्ता में रह कर के मैं सीबीआई जांच की मांग क्यों करूं? मुझे विश्वास है कि सत्ता में मेरी बात सुनी जरूर जाएगी, देर से ही सही। यहाँ पुलिस रोज बताती है कि हाँ हम प्रक्रिया में लगे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी विश्वास मान करके बैठे हुए हैं। यह निश्चित रूप से मानिए कि मुझे इस सरकार, इस शासन से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से न्याय मिलेगा। और इनसे भी ऊपर एक अदालत है ऊपर वाले की, वहाँ भी दरवाजे सदैव हम खटखटाए हैं और खटखटा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी देख रहा है, ऊपर वाला मेरे परिवार के साथ न्याय करेगा। ये थी प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे जी से बातचीत। लेकिन बड़ा सवाल है, एक नौजवान युवक की मौत हो जाती है, मौत होने के 15 दिन बाद भी आज तक प्रशासन तय नहीं कर पा रहा है कि उस युवक की हत्या हुई या एक्सीडेंट हुआ। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में ये कैसा राम राज्य है कि जहां एक नौजवान युवक की मौत होती है और पुलिस प्रशासन उसको तय नहीं कर पा रहा है। घटना को 15 दिन बीत गए हैं। घर वाले और जिस युवक की मौत हुई है उसकी माताजी इंतजार कर रही हैं कि बेटे को न्याय कब मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य है। आखिर कैसा राम राज्य है? प्रतापगढ़ जनपद में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी सवाल करना चाहता हूं जिन्होंने शोक सभा में ये कहा था कि विशाल पांडे को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो महोदय जी, आपसे एक सीधा सवाल है, सरकार आपकी है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन भी आपका है। यदि आपके कार्यकर्ता के बेटे की जान जाती है तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बैनर उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अपने बेटे की जान की कुर्बानी नहीं देना चाहेगा राजनीति के लिए। इसलिए हो सके तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।